चलिए आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बेसिकली खास होने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विद्युत रसायन। विद्युत रसायन केमिस्ट्री का वो प्रश्न में से प्रश्न है जो कि आप लोग को एग्जाम हॉल में इसमें से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि इस प्रश्न में हम बात करने वाले हैं टोटल 30 प्रश्न। तो सभी छात्र देख लीजिएगा। और इस प्रश्न में हम देख लेते हैं कि 2006 से लेकर 2026 तक का प्रश्न है। तो सबसे पहले मैं बता दूं मेरे प्यारे छात्र की जो भी छात्र इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि नई नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंच जाए। चलिए मेरे प्यारे छात्र, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में जो भी प्रश्न या आंसर है वो आप सभी बच्चों के लिए बेसिकली खास होने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में क्या कहता है कि अपने विद्युत रासायनिक समतुल्य के बराबर मात्रा जमा रहने के लिए कितनी विद्युत धारा 0.25 सेकंड तक प्रवाहित करनी होती है। अब देखिए यहाँ पर बात हो रहा है 0.25 तक की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो अपने क्या कर रहा है कि अपने विद्युत रासायनिक मतलब विद्युत रासायनिक समतुल्य बराबर मात्रा में जमा रहने के लिए वो विद्युत धारा को 0.25 सेकंड तक प्रवाहित करने मतलब आर पार करने के लिए रखा जाता है। इसका आंसर लगाना है। और आप लोग को एक बात बता दूं कि प्रश्न को हमेशा समझकर ही टिक लगाना है। हर प्रश्न को समझने के लिए 5 सेकंड का वक्त दिया जाता है। क्या कह रहा है कि अपने विद्युत रासायनिक समतुल्य के बराबर मात्रा जमा करने के लिए कितनी विद्युत धारा 0.25 सेकंड तक प्रवाहित करनी चाहिए। तो इसका आंसर होगा 4A। क्या होगा 4A। और आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी में 4A। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम दूसरा में कि विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होता है। क्या कह रहा है कि विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होता है। तो विशिष्ट चालकता की इकाई होता है OHM-1 सेंटीमीटर-1। क्या कहता है कि OHM-1 सेंटीमीटर-1। प्रश्न क्या कहता है कि विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होती है। तो OHM-1 सेंटीमीटर-1। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेंगे हम 3 का कि किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर निम्नलिखित में किस पर निर्भर करती है। किसी पदार्थ की अभिक्रिया का दर निम्नलिखित में किस पर निर्भर करती है। सभी छात्र याद रखेंगे कि किसी भी पदार्थ की अभिक्रिया किस पर निर्भर करती है। इस प्रश्न को याद रखेंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सक्रिय मात्रता। क्या होगा सक्रिय मात्रता। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, सक्रिय मात्रता। चलिए अगला देख लेते हैं क्या कह रहा है 4 का। डेनियल सेल में होने वाली सेल अभिक्रिया क्या होती है। क्या कह रहा है कि डेनियल सेल में होने वाली सेल अभिक्रिया क्या होता है। 4 का सभी प्यारे छात्र देख लीजिएगा। प्रश्न क्या कहता है कि डेनियल सेल में होने वाली सेल अभिक्रिया क्या होता है। तो 4 का आंसर हो जाएगा Zn + Cu2 प्लस एरो Zn + 2 + Cu। प्रश्न क्या कहता है कि डेनियल सेल में होने वाली सेल अभिक्रिया हो जाती है Zn + Cu2 प्लस एरो 2n Zn2 + Cu। ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्या कर रहा है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेंगे हम 5 का कि सिल्वर नाइट्रेट के घोल में 108 ग्राम सिल्वर मुक्त करने के लिए विद्युत धारा प्रवाहित मतलब मात्रा की आवश्यकता होती है वो डैश होता है। क्या कह रहा है प्रश्न समझ लीजिए कि सिल्वर नाइट्रेट के घोल से 108 ग्राम सिल्वर मुक्त करने के लिए विद्युत धारा की जो मात्रा की आवश्यकता होती है वह क्या होती है। मतलब कि 108 ग्राम जो होता है सिल्वर नाइट्रेट की घोल है उसमें विद्युत धारा की मात्रा कितनी आवश्यकता होती है। तो 5 का देख लेना है। 5 का हो जाएगा आप लोग का 1 फैराडे। क्या होगा 1 फैराडे। 1 फैराडे की मात्रा जो होता है वो 108 ग्राम सिल्वर मुक्त करने के लिए काम आता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 फैराडे। चलिए अगला देख लेंगे हम 6 नंबर में। विद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड पर क्या होता है कि विद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड पर क्या होता है। मतलब विद्युत की अपघटन जो क्रिया होती है वो कैथोड पर क्या कार्य करता है। तो 6 का आंसर हो जाएगा कि अवकरण। क्या होगा अवकरण। मतलब विद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड पर जो निर्भर करता है वो हो जाता है अवकरण। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे अवकरण। चलिए अगला देखते हैं हम 7 नंबर में। 7 में क्या कहता है कि प्रथम
कोई अभिक्रिया 32 मिनट में 75% पूरी हो जाती है, उसके 50 ग्राम प्रतिशत पूरी होने में कितना समय लगेगा। अब देखिए प्रश्न कहाँ तक आ चुका है। क्या कहता है कि प्रथम कोटि की कोई अभिक्रिया 32 मिनट में 75% पूरी हो जाती है, उसके 50% पूरी होने में कितना समय लगता है। मतलब 32 सेकंड में 75% पूरी होती है और 50 सेकंड में कितनी पूरी होगी। तो इस प्रश्न को थोड़ा आप लोग को समझकर हल करना है। तो प्रथम कोटि की कोई अभिक्रिया 32 मिनट में 75% पूरी हो जाती है, उसके 50% पूरा होने में कितना समय लगेगा। प्रश्न थोड़ा इजी है और इसे समझना भी जरूरी है। तो इसका आंसर होगा 16 मिनट। क्या हो जाएगा 16 मिनट। इसमें से घटाते हैं 1 मिनट। यहाँ पर तो 18 आ जाता है, लेकिन यहाँ पर आंसर दिया गया 16। अगर इसमें से हम घटा रहे हैं 75 और 50 को, यहाँ हो जाता है 5 और यहाँ हो जाता है 7 में से 5 गया 2, 25 हो जाता है इसका। लेकिन आंसर दिया गया है, इसका आंसर है 7 का ऑप्शन नंबर ए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया 32 मिनट में 75 सेकंड पूरी करती है और 50 में कितनी पूरी करेगी। इसका आंसर दिया गया है 16 मिनट में। 16 मिनट में 50% पूरी हो जाएगी। इसका आंसर होगा ए नंबर में, 16 मिनट में 50 सेकंड पूरी हो जाएगी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 8 का कि ABC और D धातुओं के मानक, ABC और D धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड क्रमशः 3.05, -1.66, 0.40 और प्लस 0.8 वोल्ट है। इनमें किस धातु की अपकरण क्षमता सबसे अधिक है। इतना धातु 1, 2, 3, 4 धातु में से कौन सी धातु की अपकरण क्षमता सबसे अधिक है। चलिए हम देख लेते हैं। तो प्रश्न में क्या कह रहा है कि ABC और D धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड क्रमशः 3.05, -1.66, 0.40 और प्लस 0.8 वोल्ट है। इनमें से किस धातु की अपकरण क्षमता सबसे अधिक होती है। वो हो जाएगा ए मान का जो है ना ए का सबसे ज्यादा होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला देख लेते हैं हम 9 नंबर में कि निम्नलिखित में कौन सा सेल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सेल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। 9 का सभी छात्र देख लीजिएगा और फटाफट से टिक लगा दीजिएगा। 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में ईंधन सेल। क्या हो जाएगा ईंधन सेल। ऑप्शन नंबर सी लगाना है। प्रश्न क्या कहता है एक बार देख लेते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा सेल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ईंधन सेल। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ईंधन सेल। चलिए अगला देख लेते हैं हम 10 नंबर का। 10 में क्या कहता है कि निम्न में कौन सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। कि निम्न में कौन सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। सभी छात्र एक बार देख लीजिएगा कि निम्न में कौन सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। 10 का ऑप्शन नंबर डी लगाना है मैग्नीशियम। Mg। क्या होगा Mg मतलब मैग्नीशियम। चलिए अगला देख लेते हैं हम 11 का प्लेटिनम। क्या प्लेटिनम एक धातु है। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करने तनु H2SO का वैद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। प्रश्न क्या कर रहा है कि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करके तनु H2SO का वैद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। 11 का आंसर हो जाएगा, सभी मेरे प्यार साथ देख लीजिएगा, 11 का आंसर होगा O2। मतलब क्या हो जाएगा O2। प्रश्न क्या कहता है कि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करके तनु H2SO का वैद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो वो हो जाएगा O2। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे हम 12 का कि सेल ZnAnSO4 इंटू CuSO4 Cu का विद्युत वाहक बल 1.10 वोल्ट है, उसका कैथोड क्या होगा। प्रश्न क्या कहता है कि
AnSO4 CuSO4 का विद्युत वाहक बल 1.10 वोल्ट है, उसका कैथोड क्या हो जाएगा? उसका कैथोड क्या होगा मेरे प्यारे छात्र? सभी छात्र देख लीजिएगा, उसका कैथोड हो जाएगा Cu मतलब कॉपर। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे कॉपर। चलिए अगला प्रश्न की बात करें हम 13 का कि निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? सभी छात्र देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? लेड स्टोरेज बैटरी। क्या होगा? लेड स्टोरेज बैटरी का ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे कि लेड स्टोरेज बैटरी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 14 का कि एक फेराडे का विद्युत CuSO4 के घोल से, एक फेराडे का विद्युत CuSO4 के घोल से कितना ग्राम तांबा मुक्त होता है? कितना ग्राम तांबा मुक्त होता है? प्रश्न क्या कहता है कि एक फेराडे का विद्युत CuSO4 के घोल से कितना ग्राम तांबा मुक्त करता है? 14 का आंसर हो जाएगा 31.75 ग्राम तांबा CuSO4 में घोल के लिए मुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे कि 31.75। चलिए अगला देख लेते हैं हम 15 का। किस धातु का आयनन ऊर्जा सबसे कम है? किस धातु की आयनन ऊर्जा सबसे कम है? 15 का देख लेना है किस धातु की, वो जगह पी। क्या कह रहा है कि किस धातु की आयनन ऊर्जा सबसे कम होती है? पी से हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 16 का कि निम्न में कौन लेंथोनाइड अणुचुंबकीय है? क्या कह रहा है कि निम्न में कौन लेंथोनाइड अणुचुंबकीय है? 16 का देख लेना है मेरे प्यारे साथ कि निम्न में कौन लेंथोनाइड अणुचुंबकीय है? 16 का हो जाएगा EU2+। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे EU2+। चलिए अगला देख लेंगे हम 17 का प्लेटिनम। प्रश्न क्या कहता है? प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर आयन पहले अपचयित होता है, जिला में क्या होता है? प्रश्न क्या कहता है कि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर आयन पहले अपचयित होता है, फिर जिले में क्या होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा Zn++ से। क्या होगा? Zn++ से। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे Zn++ से। चलिए अगला देखेंगे 18 का कि निम्नलिखित में कौन सी प्रतिक्रिया संभव नहीं है कारण के लिए? क्या कारक? निम्नलिखित में कौन सी प्रतिक्रिया संभव नहीं है कारक के लिए? कारक के लिए कौन सी प्रक्रिया संभव नहीं है? तो वो हो जाएगा CaO+H2+Ca+H2O। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे कि CaO+H2+Ca+H2O, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 19 का देख लेते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर तनु अम्लों से प्रतिक्रिया कर हाइड्रोजन नहीं प्रदान करने वाली धातुएं हैं। अब देखिए प्रश्न क्या कहता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर तनु अम्लों से प्रतिक्रिया कर हाइड्रोजन नहीं प्रदान करने वाली धातुएं हैं। 19 का सभी मेरे प्यार साथ देखिएगा और 19 का फटाक से टिक लगाना CuAgAu, कॉपर, आर्गन, आयरन। इसका आंसर हो जाएगा कि विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर तनु अम्लों से प्रतिक्रिया कर हाइड्रोजन नहीं प्रदान करने वाली धातुएं हैं, वो जगह CuAgAu, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 20 का कि निम्नलिखित में किस धातु के लवण के जलीय विलयन के विद्युत विच्छेदन से धातु प्राप्त किया जा सकता है? प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में किस धातु के लवण के जलीय विलयन के विद्युत विच्छेदन से धातु प्राप्त किया जा सकता है? 20 का सभी मेरे प्यार साथ देखिएगा और 20 का आंसर हो जाएगा Ag। क्या हो जाएगा? Ag, आर्गन। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे Ag, आर्गन। चलिए 21 में कि तनु H2SO4 के विद्युत अपघटन द्वारा NTP पर 5600 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए कितनी विद्युत प्रयुक्त होती है? मतलब क्या कह रहा है कि H2SO4 के विद्युत अपघटन द्वारा NTP पर 5600 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए कितनी विद्युत प्रयुक्त होती है? कितनी विद्युत प्रयुक्त होती है? वो जगह 1.00F। क्या होगा? 1.00F। ऑप्शन नंबर बी लगाना है कि 1.00F जो होता है 56 सेंटीमीटर और क्यूब ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए उपयुक्त हो सकती है। चलिए अगला देख लेते हैं हम 22 का कि निम्न आयनों में सबसे प्रबल अपचायक कौन है? कि निम्न में सबसे प्रबल अपचायक कौन सा है? तो इसका आंसर होगा L- में हो जाएगा कि निम्न आयनों में सबसे प्रबल अपचायक कौन सा है? वो हो जाएगा L-।
चलिए 23 का कि चार तत्वों ए बी सी तथा डी, चार तत्वों ए बी सी तथा डी के मानक अपचयन विभव क्रमशः -2.90, +1.50, -0.74 तथा 0.34 वोल्ट, इनमें सर्वाधिक प्रबल अपचायक क्या है। प्रश्न क्या कहता है, ये हो गया आपका ए और ये हो गया बी और ये हो गया सी और ये हो गया डी। चलिए तो क्या कह रहा है कि चार तत्वों ए बी सी डी के मानक अपचयन विभव क्रमशः -2.90, +1.50, -0.74 तथा 0.34 वोल्ट है, इनमें सर्वाधिक प्रबल अपचायक क्या है। तो 23 का हो जाएगा आप लोग का ए का हो जाएगा वोल्ट सबसे प्रबल अपचायक। तो ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, कितना हो जाएगा -2.90, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेते हैं 24 का, मैग्नीशियम यानी कि Mg, Ke, Fe और Zn धातुओं की अपचायक क्षमता को बढ़ता क्रम है। प्रश्न क्या कहता है कि Mg, Ke, Fe और Zn धातुओं की अपचायक क्षमता को बढ़ता क्रम है। 24 का आंसर क्या हो जाएगा, 24 का आंसर हो जाएगा Fe Zn Mg - K में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 25 का, सेल स्थिरांक की इकाई होती है, क्या कह रहा है कि सेल स्थिरांक की इकाई होती है, सेल हो जाएगा सेंटीमीटर-1, सेल स्थिरांक की इकाई है, सेल सेंटीमीटर-1 की इकाई हो जाती है। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 26 का, सर्वाधिक चालकता क्या होता है। प्रश्न क्या कर रहा है कि सर्वाधिक चालकता क्या होता है। तो सर्वाधिक चालकता होता है चांदी जो होता है सबसे ज्यादा चालनीय चीज है, तो इसका क्या हो जाएगा, सर्वाधिक चालकता हो जाएगा चांदी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 27 का देख लेते हैं कि विशिष्ट चालकता के मान के बराबर होता है जब डैश होता है। क्या कह रहा है, विशिष्ट चालकता मतलब चांदी का मान चालकता के समान बराबर होता है तब डैश हो जाता है। प्रश्न क्या कहता है कि विशिष्ट चालकता का मान चालकता के मान के बराबर होगा तब डैश हो जाएगा। 27 का आंसर होगा स्लंग स्थिरांक का मान 1 हो। क्या स्लंग स्थिरांक का मान 1 हो, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 28 में कि 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा 30 मिनट तक कॉपर सल्फेट CuSO4 के विलयन से प्रवाहित करने पर कितना कॉपर निक्षेपित होगा। प्रश्न क्या कहता है एक बार समझ लीजिए कि 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा 30 मिनट तक कॉपर सल्फेट CuSO4 के विलयन से प्रवाहित करने पर कितना कॉपर निक्षेपित होगा। 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0.296 ग्राम, 0.296 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे 0.296 ग्राम। चलिए 29 का देख लेते हैं हम, किसी विलयन की चालकता, क्या कह रहा है किसी विलयन की चालकता समानुपाती होता है। क्या कह रहा है किसी विलयन की चालकता समानुपाती होता है। 29 का सभी मेरे प्यार साथ देख लीजिएगा कि किसी विलयन की चालकता समानुपाती होता है, वो जगह आयन की संख्या में किसी भी आयरन का चालकता समानुपाती यानी कि एक दूसरे के बराबर हो जाता है। तो क्या कह रहा है कि किसी विलयन की चालकता समानुपाती होता है आयरन की संख्या, ऑप्शन नंबर बी। चलिए लास्ट प्रश्न देखेंगे हम 30 का कि किसी इलेक्ट्रोड पर किसी पदार्थ का 1 ग्राम समतुल्य एकत्रित करने के लिए विद्युत आवेश की आवश्यकता होती है। प्रश्न क्या कहता है कि किसी इलेक्ट्रोड पर किसी पदार्थ का 1 ग्राम समतुल्य एकत्रित करने के लिए विद्युत आवेश की आवश्यकता होती है। इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर सी लगाना है। और फिर प्रश्न को समझ लेते हैं कि किसी इलेक्ट्रोड पर किसी पदार्थ का 1 ग्राम समतुल्य एकत्रित करने के लिए विद्युत आवेश की आवश्यकता होती है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश के लिए समतुल्य एकत्रित करने के लिए विद्युत आवेश आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर सी। तो फाइनली मेरे प्यारे छात्र, मैं वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जो भी मेरे प्यारे छात्र मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंच जाए। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय